नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। पिछली कक्षाओं में हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष, उदाहरण और विरोधाभास अलंकार को पढ़ लिया है। तो आज शुरुआत करते हैं उपमा अलंकार से। उपमा अलंकार। उपमा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और मा से। उप का अर्थ होता है पास में या समीप। मा का अर्थ होता है तोलना या मापना। उपमा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और मा। उप का अर्थ होता है समीप या पास में, और मा का अर्थ होता है मापना या तोलना। मतलब क्या हुआ? समीप रखकर दो पदार्थों का मिलान करना उपमा के नाम से जाना जाता है। पास पास रखकर दो पदार्थों में तुलना करना किस नाम से जाना जाता है? उपमा के नाम से। परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी पद में दो पदार्थों की समानता को व्यक्त किया जाता है, इस शब्द को ध्यान से देखना, समानता को व्यक्त किया जाता है। उपमा में समानता को व्यक्त किया जाता है, अर्थात किसी एक सामान्य पदार्थ को दूसरे विशिष्ट पदार्थ के समान मान लिया जाता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। एक सामान्य पदार्थ को, उस सामान्य पदार्थ को हम प्रस्तुत भी कह सकते हैं जो हमारे सामने होता है, और विशिष्ट पदार्थ जिससे हम उस सामान्य पदार्थ की तुलना करते हैं, जो हमारे सामने नहीं होता है, दूर होता है, उसे हम अप्रस्तुत भी कहते हैं। सामान्य पदार्थ को किसी विशिष्ट पदार्थ के समान मान लिया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में होता क्या है? दो पदार्थों की समानता को व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण है, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। इस उदाहरण को अपन यहाँ तक ही लेंगे, इससे समझ में आ जाएगा। चंद्रमा सा कांति में मुख। प्रस्तुत पद में मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? चंद्रमा के समान कांति में मुख है। मुख की तुलना की गई है, मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से। सा ये वाचक शब्द है, कांति में ये दोनों में समान गुणधर्म होने के कारण इसको साधारण धर्म भी कहते हैं। मुख की तुलना की गई है। मुख तो क्या है? साधारण वस्तु है, साधारण पदार्थ है। चंद्रमा क्या हो गया? विशिष्ट पदार्थ हो गया। मुख को, साधारण पदार्थ को हम प्रस्तुत भी कह सकते हैं, प्रस्तुत वस्तु। चंद्रमा को, विशिष्ट पदार्थ को हम अप्रस्तुत वस्तु भी कह सकते हैं। कि जब प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के समान तुलना की जाती है, किसके कारण से? समान गुणों के कारण से समानता व्यक्त की जाती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। ये उदाहरण है, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। इस पद में सामान्य पदार्थ क्या है? मुख। सामान्य पदार्थ है मुख। मुख को सुंदरता के लिए विशिष्ट पदार्थ क्या है? चंद्रमा के समान मान लिया गया है। अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार माना जाता है? उपमा अलंकार। उदाहरण है, चंद्रमा सा कांति में मुख। मुख साधारण पदार्थ है या प्रस्तुत वस्तु है। चंद्रमा विशिष्ट पदार्थ है या अप्रस्तुत वस्तु है। तो इस मुख साधारण पदार्थ को सुंदरता के कारण से विशिष्ट पदार्थ चंद्रमा के समान मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। मुख की तुलना हम चांद से करते हैं। आगे है उपमा के अंग। उपमा के 4 अंग माने जाते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय देखो, उपमेय बोलते हैं प्रस्तुत वस्तु को जो हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है, ये साधारण होती है। उपमान ये विशिष्ट होता है, विशिष्ट पदार्थ या अप्रस्तुत वस्तु उपमान कहलाती है। प्रस्तुत वस्तु या साधारण पदार्थ ये उपमेय कहलाता है। जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। उपमेय जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय या प्रस्तुत वस्तु कहा जाता है। जैसे उदाहरण है, चांद सा रोशन चेहरा। इसमें चेहरे की तुलना की जा रही है किससे? चांद से। जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, कौन सी वस्तु का वर्णन किया जा रहा है? चेहरे का वर्णन किया जा रहा है, चेहरे की तुलना की जा रही है। चेहरे की समानता किससे व्यक्त की जा रही है? चांद से। तो जिसका वर्णन किया जा रहा है, किसका वर्णन किया जा रहा है? चेहरे का वर्णन किया जा रहा है। तो चेहरा क्या है? उपमेय। प्रस्तुत उदाहरण में उपमेय क्या है? चेहरा। जिसका वर्णन किया जाता है उपमेय।
जिसके समान वर्णन किया जाता है वो होता है उपमान। यहाँ चेहरा उपमेय है क्योंकि चेहरे का वर्णन किया जा रहा है। दूसरा अंग है उपमा का उपमान। कवि जिस प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से समानता व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? उपमान या अप्रस्तुत वस्तु। मतलब जिससे तुलना की जाती है, जिस प्रस्तुत वस्तु की या साधारण वस्तु की जिससे तुलना की जाती है उसको कहते हैं उपमान। जिस विशिष्ट पदार्थ से, जिस विशिष्ट वस्तु से तुलना की जाती है उसको कहते हैं उपमान। जैसे वही उपयुक्त उदाहरण है चांद सा रोशन चेहरा। चेहरा तो हो गया उपमेय। चेहरे की तुलना किससे की जा रही है? चांद से। तो चांद क्या हो गया? उपमान। चांद क्या हो गया? उपमान। जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। हम इसको देख सकते हैं जिसकी, ये तो क्या हो गया? उपमेय। और जिससे, ये क्या हो गया? उपमान। याद ना रहे तो अपन इससे याद रख सकते हैं, ये एक ट्रिक है। जिसकी उपमेय, जिससे उपमान। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान। अगला है वाचक शब्द। उपमेय व उपमान में समानता व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहा जाता है। उपमेय उपमान में समानता व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहा जाता है। उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से हम इसे भी समझेंगे। चांद सा रोशन चेहरा। यहाँ पे चांद सा पद में सा क्या है? वाचक शब्द है। सा वाचक शब्द है। उपमा अलंकार में वाचक शब्द कौन कौन से आ सकते हैं जिनसे हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं? सा, से, सी, सरिस, सदृश्य, समान, सम आदि। अगर किसी पद में हमें ये शब्द मिल जाते हैं, इनमें से कोई पद में शब्द मिल जाता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो उपयुक्त उदाहरण में चांद सा रोशन चेहरा में वाचक शब्द कौन सा है? सा। सा ये पद है, ये शब्द है वाचक शब्द जो समानता व्यक्त करने का काम कर रहा है। किसमें? उपमेय में और उपमान में। चेहरे में और चांद में समानता व्यक्त करने का काम कौन कर रहा है? सा शब्द कर रहा है। तो सा, से, सी, सरिस, सदृश्य, समान, सम ये सब उपमा अलंकार के वाचक शब्द माने जाते हैं। अगला अंग है उपमा का साधारण धर्म। साधारण धर्म उपमेय और उपमान में जो समान विशेषता या समान गुण पाए जाते हैं ना उसे ही क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहा जाता है। उपमेय में और उपमान में जो समान गुण होते हैं, समान विशेषता होती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से चांद सा रोशन चेहरा, इसमें रोशन तो क्या है? साधारण धर्म है। मतलब चेहरे की और चांद की तुलना की जा रही है। चेहरे की तुलना चांद से की जा रही है। जिसकी उपमेय, जिससे उपमान। जिसकी किसकी? चेहरे की। चेहरा उपमा उपमेय हो गया। किससे की जा रही है? जिससे की जा रही है। जिससे भी की जाती है चांद से की जा रही है। चांद उपमान हो गया। उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही है समान गुण धर्म होने के कारण से। अब इनमें कौन सा गुण मिलता है जिसके कारण से इसकी इससे तुलना की जा रही है? तो इसमें गुण है रोशन होने का। मतलब रोशन का, चमकदार होने का गुण होने के कारण से चेहरे की तुलना किससे की गई है? चांद से की गई है। तो इस उदाहरण में रोशन जो शब्द है वो क्या है? साधारण धर्म है, क्योंकि चेहरे की चमकता के कारण उसे चांद के समान बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पहला हम पढ़ेंगे पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा, जहां पर उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद रहते हैं वहां पे कौन सा अलंकार माना जाएगा? पूर्णोपमा। उपमा का कौन सा भेद है? पूर्णोपमा। पूरी तरह से उपमा होगा वहां पर। उपमा अलंकार के जहां चारों अंग मौजूद रहते हैं वहां पर पूर्णोपमा अलंकार माना जाता है। जैसे चांद सा रोशन चेहरा में चांद क्या हो गया? उपमान हो गया। चेहरा क्या हो गया? उपमेय हो गया। सा क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। और रोशन क्या है? दोनों में समान धर्म। इसलिए चारों अंग इस उदाहरण में उपस्थित हैं। इस कारण से इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है। अगला उदाहरण पीपर पात सरिस मंडोला।
पीपल के पत्तों के समान मन डोला, यहाँ पर भी पूर्णोपमा अलंकार है। मन की तुलना की जा रही है किससे? पीपल के पत्तों से। मन क्या हो गया? उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, मन की तुलना की जा रही है, ये उपमेय हो गया। किससे की जा रही है? पीपल के पत्तों से, कि मन किसके समान डोलता है? पीपल के पत्तों के समान। तो पीपल के पत्ते क्या हो गए? ये हो गया उपमान। सरिस ये इनका वाचक शब्द आ गया, और डोला ये इन दोनों में समान गुणधर्म हो गया, समान विशेषता होने के कारण से ये क्या हो गया? साधारण धर्म। अगला उदाहरण है मोम सा तन घुल चुका, अब दीप दिल सा जल रहा है। यहाँ पर दो अलग अलग जगह है उपमा अलंकार, और दोनों में क्या है? पूर्ण उपमा। मोम सा तन घुल चुका, मोम ये हो गया उपमान, सा वाचक शब्द, तन उपमेय, और घुलना ये क्या हो गया? दोनों में समान गुणधर्म हो गया। किसमें? तन में और मोम में। तन की तुलना की जा रही है मोम से, कि तन जो शरीर है ना वो मोम के समान, सा वाचक शब्द हो गया, मोम के समान क्या हो रहा है? घुल रहा है। घुलने की दोनों में समान विशेषता होने के कारण ये साधारण धर्म है। तन हो गया उपमेय, मोम हो गया उपमान, और सा हो गया वाचक शब्द। इसी प्रकार से दीप सा दिल जल रहा, दीप तो हो गया उपमान, सा हो गया वाचक शब्द, दिल हो गया उपमेय, और जलना ये क्या हो गया? साधारण धर्म। अगला उदाहरण है राधा बदन चंद्र सो सुंदर, कि राधा का बदन चांद के समान सुंदर है। सो तो हो गया वाचक शब्द, सुंदर हो गया साधारण धर्म, चंद्र हो गया उपमान, और राधा का जो बदन है वो क्या हो गया? उपमेय, कि राधा का बदन चांद के समान सुंदर है। उपमा का अगला भेद है लुप्तोपमा। पहला था पूर्णोपमा, दूसरा लुप्तोपमा, और तीसरा होगा मालोपमा। तो दूसरा है लुप्तोपमा, जहाँ पर उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई भी एक या एक से अधिक अंग अनुपस्थित रहते हैं तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, कि तुम्हारे वचन है ना वो करोड़ों कुलिस अर्थात वज्र के समान है। तुम्हारे वचन ये तो हो गया उपमेय, क्या हो गया? उपमेय। करोड़ों पुलिस ये हो गया उपमान, सम हो गया वाचक शब्द। तो यहाँ पर कौन सा अंग नहीं है, कौन सा अंग अनुपस्थित है? यहाँ पर अनुपस्थित है साधारण धर्म। दोनों में जो समानता है ना वो समानता बताने वाला शब्द यहाँ पर अनुपस्थित है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? लुप्तोपमा अलंकार हो गया। चारों अंगों में से कोई भी एक या एक से अधिक अंग अनुपस्थित रह जाता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? लुप्तोपमा अलंकार। कि तुम्हारे वचन है ना वो करोड़ों वज्र के समान हैं। अब यहाँ पे विशेषता नहीं बताएगी कि करोड़ों वज्र के समान कठोर है, कठोरता का वर्णन नहीं किया गया। वचन क्या हो गया? उपमेय हो गया, कुलिस उपमान हो गया, और सम क्या हो गया? वाचक शब्द। तो यहाँ पे कौन सा अंग नहीं आया? साधारण धर्म। साधारण धर्म नहीं आया, कठोर होने की बात नहीं बताई गई है, अतः यहाँ पर कौन सा है? लुप्तोपमा है। और कौन सा लुप्तोपमा हो गया? साधारण धर्म लुप्तोपमा। मतलब जो भी अंग अनुपस्थित हो जाएगा हम तो उस लुप्तोपमा के आगे उसी का नाम लगा देंगे। साधारण धर्म लुप्तोपमा, या वाचक शब्द लुप्तोपमा, उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, इस प्रकार से। अगला उदाहरण है कुलिस कठोर सुनत कटुबानी। कुलिस मतलब वही वज्र, कठोर ये गुण हो गया किसका? कटुवाणी का, और कुलिस में दोनों में समानता वाला गुण हो गया। तो यहाँ पे किसका अभाव है? वाचक शब्द का। यहाँ वाचक शब्द लुप्त है इसलिए यहाँ पे वाचक लुप्तोपमा हो गया। अगला भेद है मालोपमा। उपमा का तीसरा भेद है मालोपमा, जहाँ पर एक ही उपमेय में अनेक उपमानों का प्रयोग कर दिया जाता है। उपमेय तो एक होता है लेकिन उपमान एक से ज़्यादा होते हैं। हम एक ही उपमेय की एक से ज़्यादा उपमानों से तुलना कर देते हैं, वहाँ पे मालोपमा होता है। मतलब माला सी पहना देते हैं उनको, खूब सारे उपमानों से हम उसकी तुलना कर देते हैं एक ही उपमेय की, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? मालोपमा अलंकार होता है। जैसे मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान, मुख उपमेय है एक ही है, इसकी विशेषता इसकी तुलना चांद से भी कर दी, चांद के समान सुंदर बता दिया गया, और कमल के समान कोमल बता दिया गया। मतलब एक से ज़्यादा उपमानों से इसकी तुलना की गई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? मालोपमा। अगला उदाहरण है हिरनी से मीन से अमल कमल से चारु विलोचन है ये तुम्हारे। मतलब तुम्हारी आँखें, विलोचन मतलब आँखें, तुम्हारी आँखें, आँखों
का वर्णन किया गया है और आंखों की तुलना एक से ज़्यादा उपमानों के साथ कर दी गई है कि तुम्हारी ये जो आंखें हैं, विलोचन मतलब आंखें, इन आंखें क्या हो गई, जिनका हम वर्णन करते हैं, जिसका वर्णन किया जाता है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो विलोचन की तुलना की जा रही है, ये उपमेय है। इस उपमेय की एक से अधिक उपमानों से तुलना की गई है। किस किस से? एक तो हिरणी से, कि तुम्हारी आंखें कैसी हैं, हिरणी के समान है। दूसरा उपमान है इसका मीन से, कि तुम्हारी आंखें मछली के समान है। तीसरा उपमान है अमल कमल से, मैल से रहित कमल मतलब सुंदर कमल के समान, मैल रहित कमल के समान सुंदर हैं। चारु का मतलब होता है सुंदर। तुम्हारी आंखें हिरणी सी हैं, मीन सी हैं, कमल से सुंदर हैं। इस प्रकार एक से ज़्यादा उपमानों का प्रयोग करते हुए जिस उपमेय को उपमानों से वर्णित किया जाता है वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। उम्मीद करता हूँ आपको उपमा अलंकार समझ में आया होगा। धन्यवाद।